अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर 2 से रिलेटेड है, या आप ये कह सकते हैं कि आज से हम जो है चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, सिर्फ उसकी कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं जो आपको उसमें कुछ कन्फ्यूजन्स है, तो उसको हम जो है किसी नेक्स्ट डे जो है वो डिस्कस कर लेंगे। आज हमने चैप्टर 2 जो है स्टार्ट करना है। तो चैप्टर 2, जैसा कि आपके पास जो टाइटल है वो है स्केलर्स एंड वेक्टर्स का। मेरा सबसे पहले आपसे सवाल यही होगा कि स्केलर्स वेक्टर्स क्या होते हैं। और आप सब जानते होंगे, आपने मैट्रिक क्लास के अंदर चैप्टर 5 में जो है स्केलर वेक्टर के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसकी छोटी सी आप डेफिनेशन भी जानते होंगे। एक मिसकॉन्सेप्शन जो हमेशा स्केलर्स और वेक्टर्स को डिफाइन करने में आती है वो ये होती है कि हम स्केलर्स वेक्टर को जब डिफाइन करते हैं तो उसकी डेफिनेशन को कुछ इस तरह एक्सप्रेस करते हैं कि स्केलर्स are those quantities which have only magnitude। ठीक है। और दूसरा हम जब बात कर रहे होते हैं वेक्टर्स के बारे में, तो हम ये कहते हैं कि वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है। डेफिनेशन से तो अगर आप देखें डेफिनेशन से तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपने जो कुछ पढ़ा है वो सही है। एक हद तक आप सही भी कह सकते हैं, लेकिन थोड़ी लॉजिकल इसकी हम डेफिनेशन देखें तो ये डेफिनेशन मुझे गलत लगती है। वो इस तरह की, जब आप बात करते हैं स्केलर्स की, तो स्केलर की आपने डेफिनेशन को इस तरह बताई है कि स्केलर ऐसी क्वांटिटीज होती हैं विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर्स वो होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है और एज वेल एज उनके पास डायरेक्शन होती है। तो आई डोंट थिंक सो कि ये डेफिनेशन सही है, बल्कि ये दोनों डेफिनेशन गलत है। तो आप बोलेंगे सर कैसे? आप इसके अंदर एक चीज को मिस कर रहे हैं। वो चीज क्या है? उसको हम कहते हैं यूनिट। ठीक है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, चाहे वो स्केलर्स हो या वेक्टर्स हो, आपने उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका यूनिट भी डिस्कस करना पड़ेगा। विदाउट जो है यूनिट आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे एक सवाल कर लिया जाए कि v, एक और v है और ये एक और v है। फिजिक्स में ये 3 v हमारे पास किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? व्हाट इज द स्टैंड फॉर v? यकीनन आपका जो जवाब होगा वो यहाँ पर वेलोसिटी होगी। ठीक है। और इस v को आप लेंगे क्या? वॉल्यूम। और इस v को आप क्या लेंगे? यहाँ पर वोल्टेज ले लेंगे। ठीक है। अब अगर आप एक चीज नोट करें तो 3 फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग है, लेकिन सिंबल तीनों के लिए हम एक ही यूज करते हैं, वी 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 यूज करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि हम कहते हैं कि वेलोसिटी जो है वो है 5, तो आप बोलेंगे सर ये वेलोसिटी 5 का क्या मतलब हुआ? ये 5 जो है केजी भी हो सकता है, 5 मीटर भी हो सकता है, 5 न्यूटन भी हो सकता है, 5 सेकंड हो सकता है, 5 हर्ट्ज हो सकता है, 5 वोल्ट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप जब तक मैग्नीट्यूड के साथ साथ जो है यूनिट को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तब तक जो है आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 5 के साथ केजी लगाते हैं तो ये रिप्रेजेंट करेगा खुद को एज अ मास। 5 के साथ अगर आप मीटर लगाएंगे तो ये बन जाएगा आपके पास लेंथ। 5 मीटर पर सेकंड लगाएंगे तो ये बन जाएगा आपके पास वेलोसिटी, या फिर ये बन जाएगा आपके पास स्पीड। अगर आप 5 जो है वो न्यूटन एक्सप्रेस करते हैं, तो अब ये 5 के न्यूटन बता रहा है कि ये जो चीज है वो क्या है? बेसिकली ये चीज वेट है, या फिर ये चीज जो है वो क्या है? वो फोर्स है। यहां से हमें एक बात ये पता चलती है कि जब तक आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ जो है यूनिट को आप ऐड नहीं करते हैं, तब तक वो फिजिकल क्वांटिटी खुद को रिप्रेजेंट नहीं करती है। ठीक है। तो ये तो सिंपली बात थी। हम स्केलर वेक्टर की डेफिनेशन बताते हैं। अब स्केलर वेक्टर की डेफिनेशन में जब कभी भी आपसे कोई पूछे तो आपने इस तरह कहना है कि स्केलर्स आर दोज क्वांटिटीज विच हैव नॉट ओनली विच हैव
मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे कि वेक्टर्स क्या हैं, तो आपने कहना है कि वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एज वेल एज इट हैज सम काइंड ऑफ यूनिट, तो उसके पास कुछ ना कुछ यूनिट भी होगा। तो ये हमारे पास स्केलर्स और वेक्टर्स की डेफिनेशन है। अब आपने स्केलर्स और वेक्टर की डेफिनेशन कुछ इस तरह जो है बयान करनी है। इसको नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। बेटा रिपीट का कह रहे हैं तो ये मैंने आपको कहा है कि ये मैं वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, तो आप वहां से देख लीजिएगा। चूंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है तो यहाँ पर हम उस चीज को रिपीट नहीं कर सकते। चलें ठीक है, आगे मूव करते हैं, इसको रब करते हैं। अब हम आगे मूव करते हैं। अभी तो हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया, अब हम जो है जो स्टडी कर रहे हैं बेसिकली स्केलर्स और वेक्टर्स किस टॉपिक के अंदर ये लाया करते हैं, वो टॉपिक लाया करता है, इसको सेंटर में लिख लेते हैं। वो टॉपिक है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज। अभी तो आप बोलेंगे सर ये फिजिकल क्वांटिटीज तो हम पढ़ के आ चुके हैं, और फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास दो किस्म की होती है, एक फंडामेंटल होती है और एक जो है हमारे पास वो ड्राइव क्वांटिटीज होती है। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती है जो बिल्कुल बुनियादी होती है, जो किसी भी क्वांटिटी से मिलकर नहीं बनी होती है। ड्राइव क्वांटिटीज वो होती हैं जो स्टूडेंट्स अभी भी आ रहे हैं, थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं बेटा बार बार जी। ड्राइव क्वांटिटीज वो होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनती हैं। अब हम फिजिकल क्वांटिटी को थोड़ा डिटेल के अंदर स्टडी करते हैं। जब बात की जाती है फिजिकल क्वांटिटी की, तो आपने बताना है फिजिकल क्वांटिटी को दो हिस्सों में जो है, दो टाइप्स के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी जो होती है बाय नेचर होती है, और एक फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो बाय कैटेगरी होती है, ठीक है। बाय नेचर से क्या मुराद भाई, या तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होगी या तो वो क्या होगी, स्केलर्स होंगी, या फिर वो क्या होंगी, वेक्टर्स होंगी। और बाय कैटेगरी में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होगी या तो वो फंडामेंटल होगी या फिर वो क्या होंगी, ड्राइव क्वांटिटीज होंगी, ठीक है। तो अभी हम जो है कैटेगरीज को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम बाय नेचर को स्टडी कर रहे हैं। हमारे पास जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं बाय नेचर में अगर हम उसको बात करें तो या तो वो स्केलर्स होंगी या वो वेक्टर होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्केलर्स की एग्जाम्पल लें तो सबसे पहले आता है आपके पास टाइम, फिर आप डिस्टेंस ले सकते हैं, फिर आप स्पीड ले सकते हैं, इस तरह एंड सो ऑन बहुत सारी एग्जाम्पल हैं आपके पास स्केलर्स की। अगर हम वेक्टर की बात करें तो सबसे पहले आपके पास आता है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है। इसके बाद है आपके पास वेट, फोर्स एंड सो ऑन एक्सेट्रा, ठीक है। अच्छा नजर नहीं आ रहा नीचे के दो तीन। वेट के बाद है फोर्स और एक्सेट्रा। अगर हम बात करें जैसे कि अभी हमने डेफिनेशन में स्टडी किया कि स्केलर्स वो होती हैं जो स्केलर्स वो होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट होता है। अगर हम बात करें टाइम की, तो टाइम के लिए हम बात कर रहे हैं वो ये कि 5 सेकंड, जिसमें ये 5 जो है वो रिप्रेजेंट करेगा खुद को मैग्नीट्यूड, ठीक है, और सेकंड रिप्रेजेंट करेगा उसका यूनिट, कि हम यहां से पहचान सकते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे आपको नहीं पता कि ये जो है हमने कहा कि 5 kg पर मीटर क्यूब, मैंने किसी फिजिकल क्वांटिटी की बात नहीं की। अगर आप यूनिट देख के पहचाने तो ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होगी। केजी रिप्रेजेंट करता है मास को, मीटर क्यूब रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को, तो मास डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपके पास डेंसिटी, ठीक है। तो इस तरह आप जो है किसी भी यूनिट की मदद से उस फिजिकल क्वांटिटी को पहचान सकते हैं। अच्छा जी, तो अब हम आगे बात करते हैं। टाइम को हम मतलब बता रहे थे कि टाइम है क्या,
अब टाइम बेसिकली 5 सेकंड की अगर हमने बात की तो इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। कभी भी आपने सुना होगा कि जब हम टाइम की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि 5 सेकंड, 5 आवर, 5 ईयर, 5 डेज, 5 मंथ वगैरह वगैरह। लेकिन कभी भी आपने टाइम बताते हुए कभी इस तरह नहीं कहा कि 5 सेकंड टुवर्ड्स द ईस्ट, 5 सेकंड टुवर्ड्स द वेस्ट, 5 सेकंड टुवर्ड्स द नॉर्थ और 5 सेकंड टुवर्ड्स द अमेरिका, 5 सेकंड टुवर्ड्स द यूरोप। इस तरह आप डायरेक्शन की बात इसमें नहीं करते। जब हम टाइम को डिफाइन कर रहे होते हैं तो आप डायरेक्शन को स्पेसिफाइड नहीं करते, बिकॉज टाइम की तो बात ही नहीं है। अगर मैं कहूँ कि 5 सेकंड ऊपर की तरफ तो बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। तो टाइम के साथ कभी भी हम डायरेक्शन को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें एक और फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम कहते हैं स्केलर्स में, वो है मास। मास जिसको अमाउंट ऑफ या क्वांटिटी ऑफ मैटर कहते हैं, इसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। अगर आप किसी शॉपकीपर के पास जाएं और उसको कहें क्या मुझे 5 kg जो है वो शुगर दे दें, तो आपको 5 kg शुगर जो है किसी बैलेंस में मेजर करके दे देगा। अगर आप उसको बोले भाई 5 kg शुगर जो है मुझे दें टुवर्ड्स द एपीएस, तो बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी कि आप 5 kg शुगर जो है एपीएस की तरफ मांग रहे हैं। मास के साथ जो है आप डायरेक्शन को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। इस तरह आपके पास डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया और बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें हम डायरेक्शन को स्पेसिफाइड नहीं करते हैं। वेक्टर की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, वेट है। अगर हम वेट की बात करें तो किसी भी बॉडी का जो वेट होता है वो टुवर्ड्स द कहां होता है, सेंटर ऑफ द अर्थ होता है। वो अर्थ के बिल्कुल सेंटर की तरफ जो उसका वेट होता है। अब चाहे वो आप अर्थ के किसी भी हिस्से पे मौजूद हो, अगर आप अर्थ के इस हिस्से पे मौजूद हैं तब आपका वेट टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होगा। अगर आप जो है अर्थ के इस हिस्से पे मौजूद हैं तो आपका वेट वहीं पे होगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होगा, ठीक है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि वेट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है और जहां पर पर्टिकुलर डायरेक्शन आ जाती है, जी, जहां पर पर्टिकुलर डायरेक्शन आ जाती है तो वहां पर हम उस फिजिकल क्वांटिटी को एज अ वेक्टर काउंट करते हैं। वेलोसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। जैसे अगर हम बात करें, अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट मूव करता हूं, 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया है 5 सेकंड के अंदर, 5 मीटर डिस्टेंस 5 सेकंड में, तो ये मेरे पास बनेगी, मेरी जो वेलोसिटी होगी वो बनेगी 1 मीटर पर सेकंड, क्योंकि जो मैंने डिस्टेंस कवर किया है वो बिल्कुल स्ट्रेट कवर किया है। स्ट्रेट का मतलब ये है कि मेरे पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। लेकिन अगर मैं कहूं कि यही मैं 5 मीटर डिस्टेंस इस तरह कवर करता हूं कि पहले मैं जिग-जैग फॉर्म में मूव करता हूं और वही मुझे 5 सेकंड लगते हैं इस 5 मीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए, तब भी मैं इसको इसी फॉर्मूले की मदद से जो है डिवाइड करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा, 5 मीटर 5 सेकंड, आंसर आएगा 1 मीटर पर सेकंड। अभी भी मेरे पास जो है वो मीटर पर सेकंड 1 ही आ रहा है, लेकिन ये कहलाएगा आपके पास स्पीड, क्योंकि आपके पास कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। और जिसके पास कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन ना हो या जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास डायरेक्शन ही ना हो तो उसको हम काउंट करते हैं स्केलर्स में, और जिनके पास पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है तो उनको हम काउंट करते हैं वेक्टर्स के अंदर, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर फर्दर आपको बताते हैं आगे। चैप्टर 1 की प्रॉब्लम समझा दे बेटा, मैं चैप्टर 1 की प्रॉब्लम की एक अलग सी वीडियो जो है वो बनाकर आप तक शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं इसको रख कर रहा हूँ। अच्छा जी, अभी हमने स्केलर्स और वेक्टर की डेफिनेशन को डिस्कस किया, फिर हमने वेक्टर की टाइप्स को डिस्कस किया कि वो बाय नेचर होती है और बाय कैटेगरीज यानी फंडामेंटल और ड्राइव होती हैं। अब हम अभी इसके बाद हमने डिस्कस किया एग्जाम्पल्स को, अब हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स को। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। अगर कोई आपसे सवाल करे कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं या वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आप यही बोलेंगे कि सर वेक्टर को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक हमने लाइन ड्रॉ की, ठीक है, इसके कहीं भी किसी भी साइड पे हमने एरो बना दिया तो ये वेक्टर बन जाएगा। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, वो आप बता रहे हैं, वो क्या है?
वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके वो ये हैं कि एक आप वेक्टर को आप जो है डिफाइन कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय सिंबॉलिक, इसको हम कहते हैं सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, दो उसकी जो है कैटेगरीज हैं। एक तो आप सिंबल से उसको रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी वेक्टर को, और दूसरे को जो है आप उसके ग्राफ से, मींस ग्राफिकल, आपने कोई पिक्चर वगैरह जो है कोई शेप वगैरह ड्रॉ करके इसको रिप्रेजेंट करना है। पहले हम सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन को स्टडी करते हैं। सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन में ये होता है कि जी आप कोई भी सिंबल यूज करते हैं फ्रॉम ए टू जेड, आपने कोई ए टू जेड कोई भी सिंबल यूज किया, अब इस सिंबल के जरिए जो है आप बताएंगे कि आपके पास वेक्टर कौन सा है। फॉर एग्जांपल हम जैसे फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, तो ये हमारे पास एक सिंबल है, और इस सिंबल के ऊपर आप इजीली क्या करते हैं, एक एरो हेड लगा देते हैं जो शो करता है वेक्टर को। ठीक है, आप इसको जो है सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन में ए टू जेड कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, स्मॉल ए टू जेड कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, और साथ साथ आप ए टू जेड कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, बशर्ते कि वो सिंबल आपके पास क्या हो, बोल्ड फेस लेटर हो। आपने एक वर्ड सुना होगा बोल्ड लेटर, जिन्होंने एमएस ऑफिस या एमएस वर्ड पे काम किया है या उसके बारे में थोड़ी बहुत नो-हाउ जानते हैं, तो एक कमांड होती है जिसको हम कहते हैं बोल्ड, कंट्रोल बी दबा के आप कोई भी जो है ए टू जेड कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं कैपिटल में, स्मॉल में ए टू जेड कोई भी यूज कर सकते हैं, और ए टू जेड जो है कैपिटल में कोई भी बोल्ड फेस लेटर यूज कर सकते हैं, और साथ साथ इनके ऊपर हम जो है एरो हेड भी लगा देते हैं जो रिप्रेजेंट करता है किसको, वेक्टर को। ठीक है, एक तो हमारे पास तरीका ये हो गया सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन का। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आपने ग्राफ, कोई पिक्चर, कोई इमेज, कोई लाइन वगैरह यूज करते हुए जो है आपने वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। वो क्या है देखें, अगर आप एक वेक्टर को बना रहे हैं, सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे एक लाइन। इस लाइन को हम लाइन नहीं कहते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं, आपने पढ़ा होगा बेटा, कौन बताएगा, चले मुझे चैट पे बताएं, मैसेज करके बताएं कि इसको क्या कहते हैं। रे नहीं कहते बेटा, या आपने मैट्रिक के अंदर जो है मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, आपके टीचर ने यकीनन आपको पढ़ाया होगा, शायद आप भूल रहे हो। जी, एक ने आंसर दिया है, जी हाँ, फरहान अली तारपुट, गुड बेटा, इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट, गुड, इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, जब दो पॉइंट्स के बिटवीन जो है आप एक लाइन को ड्रॉ करते हैं तो उसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट को बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं, और सबसे पहले आपने बताना है कि आप कहाँ पे वेक्टर बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ या साउथ, ये बेसिकली आपको डायरेक्शन बता रहे हैं, और वेक्टर जो है डायरेक्शन के बगैर अधूरा है। तो सबसे पहले आपने डायरेक्शन बताई। अगर देखा जाए तो आपने एक वेक्टर तो बना दिया, लाइन सेगमेंट बना दी, अगर आप एरो यहां लगाते हैं तो इसकी डायरेक्शन क्या बनेगी, जल्दी बताएं बेटा। डायरेक्शन इस वेक्टर की क्या होगी, इस ग्राफ को ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ को देखते हुए बताएं। एन ई, गुड, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो इसकी डायरेक्शन होगी, तो आपने एक वेक्टर लाइन सेगमेंट बनाई, आगे एक एरो हेड लगा दिया जो रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्थ ईस्ट को। हम ये कह सकते हैं कि ये फोर्स है एक 5 न्यूटन की टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट।
अब ये 5 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस वेक्टर की लेंथ को, इसकी लाइन सेगमेंट को। अगर हम कहते हैं कि 5 न्यूटन का वेक्टर है तो आपने 5 न्यूटन का एक वेक्टर बना दिया। अगर कहा जाए कि ये 7 न्यूटन का वेक्टर है तो आपने 2 न्यूटन का इजाफी लाइन सेगमेंट बनाना पड़ेगा और एक एरो हेड लगा दें। अगर कहा जाए कि ये जो है 2 न्यूटन का वेक्टर है तो आपने जो है एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करनी है स्केल से मेजर करके। ठीक है, तो इस तरह जो है आप किसी भी वेक्टर को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय सिंबॉलिक या ग्राफिकल। इसके 2 तरीके होते हैं। इसमें अगर कोई सवाल हो तो आप उसको नोट डाउन कर लें, लेक्चर के एंड में आप उसको डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो लें, मेरे ख्याल में इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। चलें रब कर रहे हैं इसको। अब हम बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन हो गया ग्राफिकल, अब हम उसके वेक्टर की डायरेक्शन को बताएंगे बेटा। डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर किस तरह आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेक्टर की आप डायरेक्शन किस तरह बताएंगे? जी, सवाल किया गया आपसे, मुझे जवाब दें, सोचें। बाय एरो हेड, ठीक है, डायरेक्शन तो हो गई है, लेकिन इसके अलावा शामिर आसिम कह रहे हैं बाय एरो हेड, इसके अलावा बेटा कोई और डायरेक्शन, वेक्टर की डायरेक्शन बताने का तरीका? फाइंडिंग रिजल्टेंट वेक्टर, हेड टू टेल रूल है, बाय ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड हो गया। अच्छा जी, चलें बाय एरो हेड। अच्छा बताते हैं, देखें वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के भी 2 तरीके हैं। पहले में आप यूज करेंगे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। आप इसकी मदद से किसी वेक्टर की डायरेक्शन को बता सकते हैं। मोस्टली आपके पास जो बोर्ड्स में या एंटी टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह ही आता है कि एक एरोप्लेन मूव कर रहा है टुवर्ड्स ईस्ट, फिर वो मूव करता है नॉर्थ की तरफ, फिर वो मूव करता है साउथ या वेस्ट, व्हाटएवर। इस तरह आप जो है इसकी डायरेक्शन को बता सकते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है, आप यूज कर सकते हैं वेक्टर की डायरेक्शन को बताने के लिए जो मेथड है वो है एंगल। ठीक है, तो एंगल जो इसका दूसरा तरीका है जो आप वेक्टर की डायरेक्शन का बता सकते हैं। बहुत इजी है। किस तरह? अगर मैं कहता हूं कि 5 न्यूटन की फोर्स है वो अप्लाई की जा रही है 30 डिग्री के एंगल के ऊपर, तो इसका सिंपल सा तरीका ये है, हम सब जानते हैं कि आपने इसको यूज किया हुआ होगा, डी। सही बना है, सही। ये 0 डिग्री है बेटा, दिस इज 180 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, और 90 डिग्री जो कि सेंटर में होता है। ठीक है, और ये क्या होगा, ये कितना होगा जल्दी बताएं। दिस वन एंगल 45, गुड। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि आपने जो है ना एक वेक्टर ड्रॉ करना है, वो 30 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि अगर ये 90 है तो आप इस 90 के 3 पार्ट्स कर सकते हैं, 30, 30 और 30। तो इस तरह आपके पास ये 30 डिग्री का एक वेक्टर बन जाएगा। आपने डी की मदद से एंगल बता दिया पहले, और आपने फिर अब क्या करना है, 5 सेंटीमीटर, 5 इंच की या 5 मिलीमीटर, जो भी आप स्केल लेंगे उसकी मदद से आपने एक लाइन ड्रॉ की, और फिर आपने जो है एक एरो लगा दिया। अब ये बन जाएगा आपके पास 5 न्यूटन का एंगल विच इज मेकिंग 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। तो इसको बताने का सिंपल तरीका वेक्टर की डायरेक्शन का पहला है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, दूसरा है आपके पास एंगल। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, देखें वो क्या है कि अगर आपसे कहे कि एक वेक्टर जो है फोर्स जो है अप्लाई की जा रही है किसी बॉडी के ऊपर, वो 270 का एंगल बना रही है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? 270 का एंगल बना रही है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसकी डायरेक्शन इस तरह होगी, देखें हम सब जानते हैं दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 90, दिस इज 180 एंड दिस इज
270 डिग्री एंड दिस इज अगेन 360। तो आपने एंगल को इंक्रीज करना है, एंगल इंक्रीज करना, एंगल इंक्रीज करना, आगे जाके आपके पास क्या जाएगा, ये 270। तो इट मींस व्हाट, हम ये कह सकते हैं कि जो 270 का जो एंगल बन रहा है वो किसकी तरफ बन रहा है, वो बन रहा है साउथ की तरफ। 10 न्यूटन की अगर बात की है तो आपने 10 न्यूटन का एक मैग्नीट्यूड बनाना है, डाउनवर्ड मूव करना है, आपने एरो लगा दिया और आप कह सकते हैं ये 10 न्यूटन का आपके पास एक वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो आज हमने जो डिस्कस किए हैं टॉपिक, जी आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं वो कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया है कि स्केलर्स और वेक्टर्स क्या होते हैं। देन उसके बाद हमने वेक्टर की टाइप्स को स्टडी किया। वेक्टर की टाइप बाय दो टाइप्स होती हैं, बाय नेचर और बाय कैटेगरी। बाय नेचर में हमारे पास या तो सारी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर होंगी या सारी वेक्टर्स होंगी या कुछ स्केलर होंगी और कुछ वेक्टर्स होंगी। फिर हमने डिस्कस किया है फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं और ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती है जो कि बाय कैटेगरी कहलाती हैं। उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया था और उसके बाद हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को डिस्कस किया, जो कि दो उसके वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं, एक ग्राफिकल होता है, दूसरा होता है आपके पास सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन। देन उसके बाद हमने जो है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर की बात की। अगेन बेटा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर में भी दो तरीके होते हैं, एक तो आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की मदद से उसको बता सकते हैं, दूसरा जो है आप उसको एंगल की मदद से बता सकते हैं।